मेरी क्लास नहीं लगी क्यों? कोई बात नहीं। चित्रकला की बात कर रहे हैं और जोधपुर संभाग हम पढ़ रहे हैं। जोधपुर संभाग या जोधपुर चित्र शैली पढ़ रहे थे अपन। मारवाड़ स्कूल के अंदर जोधपुर चित्र शैली पढ़ रहे हैं और जोधपुर चित्र शैली में हमने शुरुआत की थी कि जोधपुर चित्र शैली का जो स्वतंत्र विकास हुआ या स्वतंत्र स्थापित हुई थी राव मालदेव का शासनकाल था और 16वीं सदी का उत्तरार्ध था। 16वीं सदी का उत्तरार्ध के शासनकाल में उस समय यह चित्र शैली जो थी वो स्वतंत्र रूप से स्थापित। तो जो मुगल प्रभाव जो पड़ा है वो जसवंत सिंह प्रथम के समय से मुगल प्रभाव पड़ना स्टार्ट हो गया था प्रॉपर रूप से। और फिर इसके स्वर्णिम काल की बात करें तो महाराजा मान सिंह का जो शासन है वो इस चित्र से जोधपुर चित्र से का स्वर्ण काल कहलाता है। फिर इसमें चित्रकारों ने जो रंग काम लिया है वो विशेष तौर पर पीला और उसके अलावा लाल रंग है। पीला रंग विशेष है जो पीले रंग से इस्तेमाल इस चित्र से सबसे ज्यादा किया है। पशु पक्षी के रूप में घोड़ा, ऊंट, कुत्ता और कौवा, चील को चित्रित किया गया है चित्रकार द्वारा। वृक्ष की बात करें पृष्ठभूमि में तो आम वृक्ष को चित्रित किया, इसको आम वृक्ष को। ये थी हमारी इस चित्र शैली की कुछ सामान्य जानकारी। फिर हम पुरुष चित्र की आकृति की बात करें। पुरुष का जो शरीर है वो लंबा शरीर दिखाया है, घनी दाढ़ी, बड़ी दाढ़ी दिखाई गई, गल मूछे दिखाई, ऊंची पगड़ी और राजसी वैभव की वस्त्र और आभूषण पहने दिखाया। महिला चित्र की बात करें तो महिलाओं की जो लंबाई है वो भी लंबी बताई, बादाम के समान आंखें बताई गई, बादाम के समान आंखें और लाल फुंदों का प्रयोग यहाँ और राजस्थानी घाघरा ओढ़नी पहने इस चित्र शैली में दिखा गया। चित्रकारों में बात करें तो वीर जी हैं, दाल चंद और बाकी सब दास और भाटी है। वीर जी, दालचंद, दास, भाटी प्लस कालूराम और जीतमल। याद करना कौन कौन है? वीर जी, दालचंद, कालूराम, जीतमल और दास भाटी। जितने भी दास और भाटी सब हमारे जोधपुर के चित्र शैली के अंतर्गत आते। विशेषताओं का दौर चल रहा था, उस विशेषताओं के अंतर्गत बात करते हैं। इस चित्र शैली की जो विशेषता की बात करी, इस चित्र शैली का प्रधान विषय जो रहा है, प्रधान विषय क्या रखा था? प्रेमाख्यान रहा। कौन सा रखा था? प्रेमाख्यान। और प्रेमाख्यान मतलब प्रेम कथाओं पर आधारित चित्र बने जिसमें कौन कौन से ग्रंथ चित्रित हुए तो ढोला मारू, मुमल महेंद्र, उजली जेठवा, कल्याण लागिनी, है ना, इस प्रकार के जो बेली किशन रुक्मणी ऐसे ग्रंथों को सबसे ज्यादा इस चित्र शैली में चित्रित किया गया है। उसके आगे 1591 में लिखेगा। 1591 ईस्वी में 1591 ईस्वी में जैन ग्रंथ उत्तराध्ययन 1591 ईस्वी में जैन ग्रंथ उत्तराध्ययन चित्रित हुआ। यह चित्र बड़ौदा संग्रहालय, यह चित्र बड़ौदा, हाँ जी, बड़ौदा संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया। राव मालदेव के समय के आसपास की बात है, 1591 ईस्वी है। और कौन सा ग्रंथ चित्रित हुआ है तो जैन ग्रंथ है हमारा उत्तराध्ययन। यह चित्रित हुआ जो वर्तमान में अगर इस चित्र को देखना है तो हमको कहाँ जाना पड़े? बड़ौदा संग्रहालय जाना पड़े, वहां पर इस ग्रंथ को रखा गया है। ठीक है, हाँ जी। फिर आगे बात करते हैं तो 1623 ईस्वी में 1623 क्वेश्चन इस पर पूछा जा सकता है, फिर से कह रहा हूं। 1623 ईस्वी में चित्रकार वीर जी, वेरी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट, एग्जाम आता है प्रश्न। चित्रकार वीर जी 1633 ईस्वी में चित्रकार वीर जी द्वारा रागमाला सुनील आया है क्या? सुनील नहीं तो 1623 ईस्वी में चित्रकार वीर जी द्वारा रागमाला ग्रंथ चित्रित हुआ है। रागमाला ग्रंथ चित्रित हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। रागमाला 1623 में वीर जी द्वारा रागमाला ग्रंथ को चित्रित किया गया है, लिखिएगा। फिर आगे बात करूंगा। कुछ विशेषताओं का दौर और है।
है ना। कुछ विद्यार्थी कह देते कि आप लिखाते बोले थोड़ी, तो फिर आर्ट अंकल जब थोड़ी नहीं लिखाऊंगा फिर लिखाऊं क्या, फिर क्या लिखावे। आप लोगों की जो गलत फहमियां है, वो कमेंट्स करने के तरीके हैं वो गलत है। एग्जाम पास करना है तो बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, है ना, सीधा सा अर्थ है। भले ही आप पढ़े ना पढ़े, मैं उन विद्यार्थियों को पढ़ा रहा हूँ जो सिलेक्शन के करीब है और जो सिलेक्शन लेना चाहते हैं, उनको बात कर रहा हूँ, है ना। तो जिनको नहीं पढ़ना है वो तो ऐसे ही दौड़ते रहेंगे, वो चलते रहेंगे, और जो पढ़ेंगे वही आगे बढ़ेंगे। बहुत पढ़ना पड़ेगा, बहुत पढ़ना है, ठीक है। हाँ जी, हाँ, रागमाला के बहुत सारे चित्र मिलेंगे बहुत जगह, लेकिन वो प्रश्न करने का तरीका। और अगर हम बात करें प्रॉपर रागमाला का, तो यही भीड़ थी, इसलिए मैंने इसका डाला है। रागमाला आपको वहीं मिल रहा है, कहां पर, चावड़ में भी मिला था। तो वहां पूछ लेगा कि अमर सिंह प्रथम के समय कौन सा ग्रंथ चित्रित हुआ, तो अमर सिंह का नाम चावड़ शैली आवे तो रागमाला था। और प्रॉपर पूछ ले किस चित्र शैली में रागमाला ग्रंथ चित्रित हुआ, तो सीधा शब्द है जोधपुर चित्रशैली के अंदर ही, क्योंकि यही का ग्रंथ, यही का चित्रण सर्वाधिक इंपोर्टेंट माना गया, ठीक है राजा। नेक्स्ट बात करेंगे जसवंत सिंह प्रथम की बात हो। किसकी बात करते हैं, जसवंत सिंह प्रथम। जसवंत सिंह प्रथम की बात करता हूं, लिखेगा महाराजा, महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के समय श्री कृष्ण की विविधता, कौमा, मुगल शैली का प्रभाव, दिखाया, मुगल शैली का प्रभाव दिखा, तथा सोहली महिवाल, तथा सोहली महिवाल, ढोला मारू ग्रंथ के चित्र तथा केशव एवं महिराम, केशव एवं महिराम के ग्रंथों को चित्रित किया गया, ग्रंथों को चित्रित किया गया। जसवंत सिंह प्रथम के समय भगवान श्री कृष्ण से संबंधित विविधताओं वाले चित्र मिले हैं। इसी चित्रों में आपको मुगल शैली का प्रभाव दिखा है, मुगल शैली का प्रभाव दिखा है। इसके अलावा सोहली महिवाल ढोलामारू ग्रंथ आपको यहाँ मिलेगा। अब ढोलामारू आपको चावड़ में भी मिला है, लेकिन प्रॉपर ढोलामारू मारवाड़ का है, तो सीधा सीधा अर्थ है ढोलामारू हमारा मारवाड़ जोधपुर चित्रशैली का प्रमुख चित्र कहलाता है। उसके अलावा केशव महिराम के जो ग्रंथों के चित्र भी इसी समय जसवंत सिंह प्रथम के समय ही बने हैं, ऐसा माना जाता है। आगे बात करता हूं, महाराजा जसवंत सिंह का पौत्र है महाराजा अभय सिंह, उनके समय की बात करते हैं। देखिएगा महाराजा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, महाराजा अभय सिंह के महाराजा अभय सिंह के समय चित्रकार डालचंद द्वारा एक चित्र, क्या चित्र था, एक चित्र कि महाराजा अभय सिंह नृत्य देखते हुए बनाया गया, नृत्य देखते हुए का बनाया गया है। महाराजा अभय सिंह जी राजगद्दी पर बैठे हुए हैं और नृत्य देख रहे हैं, ऐसा एक चित्र हमारे चित्रकार ने बनाया है। महाराजा अभय सिंह क्या कर रहे हैं, नृत्य देखते हैं, है ना, नृत्य देख रहे हैं। ऐसा चित्र हमारे किसने बनाया, डालचंद ने बनाया। किसके समय बनाया, अभय सिंह के समय। किसका बनाया, अभय सिंह जी का ही बनाया। अब ये चित्र वर्तमान में कहाँ है, तो ये चित्र वर्तमान में मेहरानगढ़ संग्रहालय में। कहां पर है, मेहरानगढ़ संग्रहालय, लिख लीजिएगा। यह चित्र मेहरानगढ़ संग्रहालय में सुरक्षित है, मेहरानगढ़ संग्रहालय में सुरक्षित है। छोटी छोटी बातें
एग्जाम पॉइंट में पूछे उत्तराध्ययन ग्रंथ कहाँ चित्रित हुआ है, तो वो हमारा बड़ौदा संग्रहालय में है। और मेरा महाराजा अभय सिंह जी नृत्य देखते हुए ये चित्र कहाँ है, तो मेहरानगढ़ संग्रहालय में। ऐसा कहीं पूछे। इनका कलर चेंज करो, आंख में चुभ रहा है, अभी कर देते हैं। तो मैं 500 बैच के ऑनलाइन कोर्स की क्या प्राइस है पता नहीं, प्लीज एक बार देख करें, करता हूं। वाइट कैनल लिखे, फिर आगे बढ़ रहे हैं। हाँ हाँ है, अभी आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आएगा, कब आएगा, घबराए नहीं, हर चीज आएगी। चोखला महल भी हमारा मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर ही है, भित्ति चित्रण है, अभी उस पर भी बात कर रहा हूं। लिखा आप लोगों ने इधर, देवियों ने लिखा, देवियां लिखा, देवियों नहीं लिखा, तो फिर देख क्यों रहे, लिखो ना। ओहो, क्यों करो, आप इधर लिखा राजाओं ने, भैया लिखा बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी भी गजब की, हाँ जी, पड़ोस में देख लें, झाग लें। देखा, चलिए देखिएगा। राव मालदेव के समय, राव मालदेव के टाइम की बात है, राव मालदेव के समय मेहरानगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग के चोखे लाव, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चोखे लाव महल, चोखे लाव महल की दीवार पर श्री राम द्वारा रावण का वध, श्री राम द्वारा रावण का वध, रावण का वध करते दिखाया गया है, करते दिखाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट भित्ति चित्रण है, दीवार का नाम आ रहा है, तो सीधा सीधा अर्थ है ये हमारा चित्र कौन सा हो गया, भित्ति चित्रण के रूप में। भित्ति चित्रण में एग्जाम में पूछने की संभावना पूरी रखता है। 3 तरीकों से पूछेगा। सबसे पहला कि चोखेलाव महल कहाँ है, तो मेहरानगढ़ दुर्ग में। मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर चोखेलाव महल में किस शासक के समय भित्ति चित्रण हुआ, तो राव मालदेव। मालदेव को सैनिक रुचि रही है, युद्ध की रुचि रही थी, उस कारण से हुआ। और चोखेलाव महल में किस प्रकार का चित्रण, भित्ति, उसमें किसका चित्र बनाया गया, तो प्रभु श्री राम द्वारा रावण का वध करते हुए प्रभु श्री राम महादेव जी को याद करते हैं, दम दम दमाक किया और ये तीर रावण के नाभि में छोड़ दिया। ये सब लपड़े मेरी क्लास में क्यों होते हैं। हेलो मैं टेस्टिंग, हेलो हेलो। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, उन्हीं से करवा लो। चलिए आगे बढ़ रहा हूं, लिख रहा हूं, लिख कर देखिएगा फिर समझाऊंगा। लिखेगा, लिखेगा, लिखेगा। महाराजा मानसिंह के समय, महाराजा मानसिंह के समय नाथ संप्रदाय से संबंधित, महाराजा मानसिंह के समय नाथ संप्रदाय से, रोज मेरी क्लास में ये लफड़ा क्यों करते हो, रोज हो रहा है। महाराजा मानसिंह के समय नाथ संप्रदाय से संबंधित चित्र जिसमें शिव पुराण, शिव रहस्य, क्या लफड़ा रोज रोज का। अरे छोटा भाई है मेरा, जिसमें शिव पुराण, शिव रहस्य, सिद्ध सिद्धांत,
कामसूत्र, पंचतंत्र, देवी महात्म्य, ग्रंथों के चित्र बने हैं, ग्रंथों के चित्र बने हैं, ऐसा लिख लीजिएगा। फिर आगे बात करते हैं। ग्रंथों के चित्र बने हैं। बात करें महाराजा मानसिंह के समय किस संप्रदाय के चित्र बने हैं? नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय जोधपुर में है और नाथ संप्रदाय का सबसे बड़ा मंदिर कहते हैं तो वो महामंदिर जोधपुर है। उसका निर्माण भी मान सिंह जी ने कराया। 84 खंभों पर निर्मित है, अतः उस मंदिर को 84 खंभों का मंदिर भी कहते हैं। तो नाथ संप्रदाय जो है वो हमारा मान सिंह महाराजा से संबंधित है। जैसे वल्लभ समुदाय महाराणा राज सिंह से संबंधित, उसी प्रकार नाथ समुदाय महाराजा मान सिंह से उससे संबंधित भगवान शिव, शिव और शिव के अवतारों की पूजा वो शेर समुदाय करता है। वो शेर समुदाय का नया रूप जो कहलाता है वो नाथ संप्रदाय। अपन बात करेंगे संत समुदाय में, तो नाथ समुदाय संबंधित चित्र वैसे भगवान शिव के ग्रंथ है, शिव पुराण, शिव रहस्य, सिद्ध सिद्धांत, कामसूत्र, पंचतंत्र, देवी महात्म्य ग्रंथों का चित्रण भी इसी समय महाराजा मानसिंह समय हुआ है। सबसे ज्यादा ग्रंथ चित्रित हुए, अतः महाराजा मानसिंह का शासनकाल स्वर्ण काल में जोधपुर चित्रशिल्प का स्वर्ण काल कहलाया। समझ में आया? नेक्स्ट आगे लिखिएगा। महाराजा मानसिंह के समय ही मतीराम का रसराज, मतीराम का रसराज ग्रंथ के कुछ चित्र नाथ संप्रदाय के मठ से प्राप्त हुए। यह प्रश्न अभी 6 महीने के अंतर्गत एक एग्जाम इस प्रश्न को पूछा है। एग्जाम आने की पूरी प्रबल संभावना फिर से रख सकता है। मतीराम का रसराज ग्रंथ कहाँ चित्रण हुआ है? तो मतीराम का रसराज ग्रंथ का चित्रण हमारे जोधपुर चित्रशैली में। इसके चित्र हमको कहाँ देखने को मिलते हैं? तो नाथ समुदाय के मठ में। और नाथ समुदाय का मठ कहाँ है? तो वो हमारा महामंदिर जोधपुर है। लिख लीजिएगा इस बात को। फिर आगे बढ़ते हैं। इंपोर्टेंट बातें हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पच्चीस प्रश्न जो आपके आने वाले हैं जीके संबंधी, उसमें सबसे ज्यादा प्रश्न आर्ट एंड कल्चर के ही आएंगे, याद रखना है, क्योंकि सिलेबस इसका ही सबसे बड़ा है। 12-13 प्रश्न आने वाले हैं, तो कोशिश कीजिएगा हर रोज पूरे एक सप्ते में एक टॉपिक को पूरा कवर कीजिएगा अपने स्तर पर, और फिर उसका अभ्यास प्रश्न करें, रिवीजन करें और फिर अभ्यास करें। एक एक टॉपिक कवर करते जाए, हर रविवार टेस्ट देते जाए। संस्थान के टेस्ट के अलावा घर बैठकर टेस्ट देना है। ऑब्जेक्टिव किताब लाए, पूरा कवर करें और फिर याद करें और टेस्ट दें। धीरे धीरे कवर होता चला जाएगा। बहुत सारी मार्केट में कोई किताब का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि मैं किसी भी किताब का ब्रांड एम्बेसडर नहीं हूँ, न उन्होंने मेरे को कोई पेमेंट दिया है कि किताब ये बतानी है, तो मेरे को नहीं पता कौन सी किताब। मार्केट में जाएंगे तो आपको खूब किताब मिलेगी, कोई भी किताब कहीं बढ़िया है ही, किताब पर कोई बढ़िया शब्द लिखा ही नहीं। तो आप तो अगर पढ़ो तो पुराने पेपर ले आओ, सबसे बेस्ट पुराने पेपर की किताब ले आओ। अभी तक जितने भी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जो पेपर लिए हैं उसके पुराने पेपर की किताब ले आओ। उसमें आपको व्याख्या भी मिल जाएगी और क्वेश्चंस मिल जाएगी मार्केट में सब मिलेगी। मार्केट में ढूंढते माँ बाप भी मिल जाते हैं।
मिल जाते हैं। आजकल तो माँ बाप भी किराया आने लगे हैं, लोग ले आते हैं। तो ये तो किताब है, वो तो ही है। आओ आगे बात करते हैं। अब महाराजा जो तख्त सिंह थे, जिनका शासनकाल 1857 क्रांति के समय का रहा था, महाराजा तख्त सिंह के समय यह चित्रशैली धीरे धीरे अपनी मौलिकता खत्म करने लगी और इस चित्रशैली पर यूरोपियन शैली का प्रभाव, कंपनी शैली का प्रभाव पड़ने लग गया था। कंपनी शैली का प्रभाव पड़ने लगा था। लिखिएगा, महाराजा तख्त सिंह के समय शैली अपनी मौलिकता होने लगी तथा शैली पर यूरोपियन शैली का मतलब अंग्रेजी शैली, कंपनी शैली जिसको कहते हैं, यूरोपियन शैली का प्रभाव पड़ने लगा। और आपको पता है 1857 क्रांति के समय महाराजा तख्त सिंह ने अंग्रेजों का साथ दिया है। महाराजा तख्त सिंह ने अपने सेनापति ओनार सिंह को भेजा था कुशा सिंह चंपावत के विरुद्ध, और ओनार सिंह मारा गया, ये आपको पता है। मेघ मैसन भी मारा गया। ढोल बाजे, तंग चंग बाजे और बाजे बाकियों अंग्रेज ने काटकर दरवाजे पे टांग दिए, महाराजा तख्त सिंह। ठीक है, उसमें एजी कौन था? मेघ मैसन, मारवाड़ का। आगे बात करता हूं। अनु मल्होत्रा द्वारा बप्पा जी के नाम से महाराजा गज सिंह सेकंड, जो हमारे जोधपुर के शासक कहलाते हैं, अंतिम शासक कह सकते हैं। अनु मल्होत्रा द्वारा बप्पा जी के नाम से महाराजा गज सिंह के ऊपर द महाराजा ऑफ जोधपुर, द गैलेक्सी लिव्स ऑन चित्र बनाया। महाराजा गज सिंह के ऊपर अनु मल्होत्रा ने चित्र बनाया, बप्पा जी के नाम से एक चित्र, आदमगढ़ चित्र बनाया है। फिर बात करते हैं शैली के चित्रों में, अंतिम पॉइंट, शैली के चित्रों में कंटीली झाड़ियां, समझ पा रहे हो? कंटीली झाड़ियां, कांटों वाली झाड़ियां, कंटीली झाड़ियां, जंगलों के कैंप, कॉमा, हाँ जी, रेगिस्तान के ऊंचे टिल्ले, बनाए गए हैं। ये थी हमारी जोधपुर चित्रशैली की प्रमुख विशेषताएं। पॉइंट यहीं समाप्त होता है जोधपुर चित्रशैली के बारे में। नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर अपन नेक्स्ट आगे बढ़ने वाले हैं। हाँ? नहीं है, एक बार लिखिएगा। अनु मल्होत्रा द्वारा बप्पा जी के नाम से महाराजा गज सिंह सेकंड के ऊपर द महाराजा ऑफ जोधपुर द गैलेक्सी लिव्स ऑन नामक चित्र बनाया गया है। उसके अलावा शैली के चित्रों में कंटीली झाड़ियां, जंगलों के कैंप, रेगिस्तान के ऊंचे टीले आदि चीजें आपको इसमें देखने को मिलते हैं।
और महाराजा तख्त सिंह समय यह चित्रशैली अपना मूल प्रभाव खोने लगी, इसकी मौलिकता खत्म होने लगी और इस चित्रशैली पर यूरोपियन शैली का प्रभाव आने लग गया है। ठीक है, तो ये था हमारा कौन सी चित्रशैली थी, जोधपुर चित्रशैली की जानकारी। पूरी इंपोर्टेंट जोधपुर चित्रशैली मारवाड़ स्कूल की बात हम यहाँ कर चुके। अब अगर मिल जाता है तो भगवान भी ढूंढ लेते हैं, और ढूंढ लेते हैं, हाँ हूं नहीं करो तो मैं फिर ढूंढने का प्रयास करूं। हाँ हूं मत करना, है ना, मजा नहीं आता, मेरे को कोई अच्छा नहीं लगता। हाँ हूं नीचे आ गया क्या, पूरे तो है नहीं। ओहो, प्लीज आ गया, आइया। कौन सा चित्र देखना, गज सिंह जी का, कौन सा देखना बोलो। ये है, कुछ चित्र आपको इस तरह से मिलेंगे। ये महिलाओं का चित्रण जो देखने को मिल रहा है आपको, उसके अलावा एक, यहाँ हम नहीं समझ पाएंगे, जोधपुर चित्रशैली, जोधपुर से राजस्थान चित्रशैली लिखा, ये तो वीडियो है, ये ओ यही थे वो। साफ नहीं दिख रहा है, स्पष्ट नजर नहीं आ रहा। ये है भगवान कृष्ण से संबंधित चित्र, कुलजा। ओ ये तो जानकारी आगे मार। हाँ जी बेटा, हाँ कहाँ से, हाँ नोट्स, कहाँ से, ये है हमारी जोधपुर चित्रशैली की जानकारी। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं, अगली 3 चित्रशैली की बात करेंगे। मारवाड़ स्कूल के अंतर्गत 3 चित्रशैलियां हैं, बहुत छोटी छोटी सी हैं, उनको हम कवर करेंगे और आने वाली क्लास में किशनगढ़ और बीकानेर पढ़ेंगे। अभी हम 3 उप चित्रशैली की बात कर रहे हैं, जैसलमेर चित्रशैली, नागौर चित्रशैली और अजमेर चित्रशैली। तो सबसे पहले बात करते हैं जैसलमेर चित्रशैली की, हेडिंग आएगा जैसलमेर चित्रशैली की बात करते हैं, जैसलमेर चित्रशैली। इसमें से अपन एक चित्र देखने का प्रयास करेंगे, मुमल का। किसका, मुमल का देखने का प्रयास करेंगे। सुनिएगा, हाँ बेटा पहले बता दूं, एक बार फिर से देख लेते हैं। मुमल को देखना है अपने को, किसको देखना है, मुमल। अगर मुमल मिल जाती है तो देख लेते हैं, मुमल। देखो ये तो है हमारे ढोला मारू, ढोला मारू जो ऊंट के साथ 2 बैठे हुए हैं, उनका है ना, बड़ा चित्र है। मुमल तो है ही नहीं इसमें। हाँ महेंद्र मुमल लिखना पड़ेगा। हाँ हाँ देखिए, मुमल महेंद्र, और क्या करूं, मुमल महेंद्र की फ्रेम का है। अरे सब उनकी कहानियां ही आ रही है, चित्र नहीं आ रहा है। ये है ऊंटों पे बैठे हुए मुमल महेंद्र के।
ये वाला, ये लो, ये देखिए, ये मूवमेंट। दर्शन करके हाथ जोड़ लो, हाँ हाथ जोड़ लो, मूवमेंट महेंद्र के, है ना। प्रेम कहानियां है, प्रेमी प्रेमिका है, पति पत्नी है, कहीं आपका लफड़ा हो रहा तो भी सुधर जाएगा। बात करेंगे जैसलमेर चित्रशैली की, सुनिएगा। जैसलमेर चित्रशैली की, हाँ जैसलमेर चित्रशैली की बात करते हैं। जैसलमेर चित्रशैली का जो विकास की बात करते हैं तो विकास हुआ है महारावल, हरराज और अक्के सिंह का शासन। जैसलमेर चित्रशैली का जो विकास काल कहलाता है महारावल, हरराज और अक्के सिंह का जो शासन काल था वो इस चित्रशैली का विकास काल कहलाता है। इस चित्रशैली का जो स्वर्णिम काल है वो काल हमारा महारावल मूलराज द्वितीय का जो शासन काल है, जैसलमेर के महारावल मूलराज द्वितीय उनका शासन काल इस चित्रशैली का स्वर्णिम काल कहलाता है। इस चित्र की खास विशेषता यह है, अभी तक जितनी भी चित्रशैलियां पड़ी वहां कहीं कहीं एक या दो रंगों या तीन रंगों का इस्तेमाल किया गया, लेकिन जैसलमेर एक ऐसी चित्रशैली है जहां एक दो तीन रंग नहीं, विभिन्न रंगों का इस्तेमाल हुआ है। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ बनता है, तीन चित्रशैली की बात करूंगा। प्रश्न पूछेगा कि कौन सी चित्रशैली में विभिन्न रंगों का प्रयोग किया गया, जैसलमेर चित्रशैली। फिर अभी इसके बाद नागौर चित्रशैली पढ़े। नागौर चित्रशैली ऐसी है जहां हल्के रंग या बुझे रंगों का इस्तेमाल हुआ है, हल्के हल्के या बुझे रंग, फीके फीके रंग होते ना उन रंगों का। जैसलमेर में विभिन्न रंगों का, नागौर में बुझे रंग या हल्के रंगों का इस्तेमाल हुआ है। लेकिन जैसे हम ढूंढाड़ स्कूल में जाते हैं और आमेर चित्रशैली पढ़ते हैं तो आमेर चित्रशैली में चित्रों में प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल किया गया। ये तीन चित्रशैलियों के रंगों को याद करना, बाकी चित्रशैलियों में एक दो रंग समझना। फिर से बोल रहा हूं बेटा, समझना। जैसलमेर चित्रशैली में विभिन्न रंगों का प्रयोग, किसमें, जैसलमेर में विभिन्न रंगों का प्रयोग। दूसरा, नागौर चित्रशैली में हल्के रंग या बूझे हुए रंगों का प्रयोग, और आमेर चित्रशैली में प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया गया। बाकी सब चित्रशैली में लाल पीला, हरा नीला पीला, नीबुआ, सफेद गुलाबी, इस तरह से रंगों का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है। और दूसरी बात, जैसलमेर रियासत जो थी वो मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित कर चुकी थी, लेकिन फिर भी यह राज्य की एकमात्र ऐसी चित्रशैली है जिस पर मुगल शैली का प्रभाव नहीं पड़ा। राज्य के एकमात्र, भले ही मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, 1570 में नागौर दरबार लगा था, है ना, लेकिन फिर भी इस चित्रशैली पर न तो मुगल शैली का प्रभाव पड़ा और जोधपुर इसके बिल्कुल निकट होते हुए भी जोधपुर चित्रशैली का प्रभाव इस चित्रशैली पर नहीं पड़ा। यह दूसरी इंपॉर्टेंट बात जैसलमेर चित्रशैली पर है। पहली इंपॉर्टेंट बात विभिन्न रंगों का इस्तेमाल, दूसरी यह राज्य की एकमात्र चित्रशैली जिस पर मुगल शैली और जोधपुर चित्रशैली का प्रभाव नहीं पड़ा है। तीसरा पॉइंट है इस चित्रशैली में, इस चित्रशैली में सबसे ज्यादा लोदरा की रातमणी मुंबई के सुंदर चित्र बनाए गए और कुछ भी नहीं इसमें बनाए। ये तीन बातें हमारी जैसलमेर चित्रशैली के बारे में। आओ लिख लेते हैं, लिखिएगा। विकास लिखिएगा, विकास लिखना है। महारावल, महारावल, हरराज, हरराज, ओहो, महारावल, हरराज, अक्के सिंह का शासन, अक्के सिंह का शासन काल में यह था। इसके स्वर्ण युग की बात करते हैं, स्वर्ण युग, तो स्वर्ण कहलाता है महारावल, महारावल मूलराज द्वितीय का शासन, मूलराज द्वितीय का शासन। इतिहास में कहीं कहीं आप मूलराज द्वितीय जरूर पढ़ेंगे आने वाले समय में इतिहास में आप। ठीक है। फिर बात करते हैं इसके रंगों की, बात करते हैं प्रमुख रंग की बात करते हैं। प्रमुख रंग के अंतर्गत विभिन्न रंगों का प्रयोग, कोई एक रंग नहीं, विभिन्न रंगों का प्रयोग हमारे जैसलमेर चित्रशैली में हुआ है। कोई महिला पुरुष किसी का चित्रण नहीं, ओनली फॉर जैसलमेर चित्रशैली में 99% लोदरा की राजकुमारी मुमल का सुंदर चित्रण, नख से सिख तक का वर्णन इस चित्रशैली में किया है। बात करते हैं विशेषता की। विशेषता क्या विशेषता है? पहली विशेषता, एकमात्र
चित्रशैली जिस पर मुगल एवं जोधपुर चित्रशैली का प्रभाव नहीं पड़ा। पहली विशेषता याद रखना, एकमात्र चित्रशैली जिसमें मुगल शैली का और जोधपुर चित्रशैली का प्रभाव नहीं पड़ा। बिल्कुल करीब थी मुगलों के, वेवाई चंद स्थापित के, वेवाई जी बनाया था अकबर को, दामाद बनाया, लेकिन फिर भी चित्रशैली पर मुगल शैली का प्रभाव नहीं पड़ा। सेकंड विशेषता है इसकी, लोद्रवा की राजकुमारी मूमल का नख से सिख तक की सुंदरता का वर्णन शैली के चित्रों में किया गया है। शैली के चित्रों में किया गया है। लोद्रवा की राजकुमारी, लोद्रवा जैसलमेर की पुरानी राजधानी रही है ना। फिर से मैं बोल के बता रहा हूं, लोद्रवा की राजकुमारी मूमल का नख से सिख, नख मतलब पैर का नाखून से सिख मतलब सिर, है ना, नख से सिख तक की सुंदरता का वर्णन शैली के चित्रों में किया गया है। ऐसा लिखना है आपको। नख से सिख, सिख सी र नहीं सिख बोलो है ना, शिखर, सिख मतलब शिखर, शिखर कहां होता है, सिर पर, वो शिखर, शिखर का वर्णन किया गया। जी बेटा, महेंद्र अमरकोट पाकिस्तान। कहानियों की बातें करूंगा जब लोग कथाएं करेंगे, जहां जिसकी बात वहीं करेंगे, वहीं करेंगे। कहानी करनी पड़ेगी। कुछ राजस्थान में कुछ कहानियां कथाएं हैं जो आपके सिलेबस का हिस्सा है। लास्ट दिनों में मौका मिलेगा और सब कथाएं करेंगे। समय के साथ करना अच्छा लगता है। तब भाग जाओगे, जो बच जाएगा उसी को वही बाजी में भागना था ही नहीं, आए तो पढ़ के जाना है। लिखा, बड़े आगे चलिए बात करेंगे अगली चित्रशैली, और वो चित्रशैली नागौर चित्रशैली की, जो हमारे मारवाड़ स्कूल की ही उप चित्रशैली कहलाती है। छोटी सी जानकारी लेकिन यूनिक जानकारी नागौर चित्रशैली में। हेडिंग डालेगा नागौर चित्रशैली, नागौर चित्रशैली, नागौर चित्रशैली। इसमें किसी राजा का विकास, स्वर्ण काल, चित्रकार कुछ भी नहीं है। इसमें चित्र है और कुछ भी नहीं है। अब चित्र क्या क्या है उसकी बात करते हैं। चित्रशैली की बात करता हूं, नागौर चित्रशैली की सबसे पहली विशेषता, इस चित्रशैली में हल्के और बूझे रंगों का इस्तेमाल है। पहला पॉइंट, नागौर चित्रशैली में ओनली फॉर नारियों का चित्रण हुआ है। याद रखना, पूछेगा प्रश्न, समझना। नागौर चित्रशैली में नारियों का वर्णन। अब नारियों में भी क्या है, पहला पहला चित्रण जो देखने को मिलता है वहां है कि कुछ नायिकाओं को पारदर्शी वेशभूषा में नहाते हुए तेरा की मुद्रा में दिखाया गया है। नागौर चित्रशैली में कुछ नायिकाओं को पारदर्शी वेशभूषा पहने तेरा की मुद्रा में दिखाया गया। पहला पॉइंट नागौर चित्रशैली। दूसरा पॉइंट है, इस चित्रशैली में वृद्धावस्था का चित्रण हुआ है। वृद्धावस्था, बुढ़ी बुढ़ी औरतें, डोकरियों का चित्रण हुआ है। वृद्धावस्था इंपोर्टेंट। पारदर्शी कपड़ों में तेरा की मुद्रा में नायिकाओं को दिखाया है नागौर में। दूसरा, वृद्धावस्था का चित्रण इसी चित्रशैली में। और तीसरा इंपोर्टेंट है, कुछ नायिकाओं को पेड़ की छाव में, कुछ नायिकाओं को पेड़ की छाव में हुक्का पीते, हुक्का जानते हैं, और हाँ वो हुक्का पीते और संगीत सुनते दिखा गया। ये इस चित्रशैली की प्रमुख विशेषता कहलाती, जो मारवाड़ स्कूल की छोटी सी उप चित्रशैली के रूप में लिख लीजिएगा। इसमें हल्के रंग ऑब्लिक
बुझे हुए रंगों का प्रयोग किया गया है। इसमें हल्के रंग और बुझे हुए रंगों का प्रयोग किया गया। कौन सी चित्रशैली है? नागौर चित्रशैली में। अभी हमने बात की जैसलमेर चित्रशैली में क्या था? विभिन्न रंग। नागौर में क्या गए? हल्के रंग या बुझे हुए रंगों का इस्तेमाल किया गया। लिखिएगा, चित्रों में कुछ नायिकाओं को पारदर्शी वेशभूषा में तैराकी मुद्रा में दिखाया गया है। नायिकाओं को, नायिका नागौर तैराकी मुद्रा में तैरते हुए महिलाएं कहां दिखाई गई है? नागौर चित्रशैली। ये तैरता हुआ शब्द जरूर याद करना, एग्जाम में कहीं पूछेगा। छोटे छोटे शब्द पकड़ने की जरूरत है। तैरते हुई नायिका कहां दिखाई और कहीं नहीं मिलेगी। स्पेशल अगर बात करें तो कोटा चित्रशैली की बात करेंगे आने वाले समय में, लेकिन छोटी सी नायिका संबंधी बात। कोटा चित्रशैली ऐसी है जहां पे महिलाओं को, स्त्रियों को, सबको शिकार करते दिखाया है। कोटा चित्रशैली में नायिकाओं को क्या दिखाया गया? शिकार करते। और नागौर चित्रशैली में नायिकाओं को क्या करते दिखाया गया? तैरते हुए दिखाया गया है। ठीक है। और किशनगढ़ चित्रशैली में नायिकाओं को खूबसूरत चेहरे से दिखाया गया। खूबसूरत चेहरा है तो वो किशनगढ़ चित्रशैली। तीन बातें नायिकाओं से संबंधित है। फिर लिखिएगा, इसमें वृद्धावस्था, इसमें वृद्धावस्था का चित्रण सुंदर हुआ है। बिल्कुल डोगरिया दिखाई गई है। चेहरे पर सल पड़े हुए महिलाएं, वृद्धावस्था, और लेकिन फिर भी वृद्धावस्था जो बुढ़ी औरतें हैं उनका चित्रण बहुत अच्छे से यहाँ दिखा है और कहीं नहीं मिलेगा। वृद्धावस्था नागौर में ही मिल रहा है वृद्धावस्था, और कहीं नहीं मिल रहा है। बुढ़े बुढ़े लोग कहाँ दिखाए गए? ओनली फॉर नागौर में दिखाए गए। ये दूसरी विशेषता, यूनिक। कहीं हम कभी कभी क्या बड़ी चित्रशैलियां पढ़ लेते हैं और छोटी चित्रशैलियों को हम ध्यान नहीं देते, उससे ही प्रश्न आ जाता है। तैराकी मुद्रा में नागौर और वृद्धावस्था नागौर में। याद रखना, अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न और अच्छा है, देखिएगा, एक चित्र में नायिकाओं को, मतलब स्त्रियां नायिकाओं को पेड़ की छांव में हुक्का पीते तथा संगीत सुनते दिखाया गया है। ये एक और यूनिक प्रश्न। पेड़ की छांव में आराम से बैठी हुई लुगाया क्या कर रही है? हुक्का पी रही, हुक्का बार, हुक्का पी रही लुगाया। और कई महिलाएं हुक्का नहीं पीती दिखाई गई है, लेकिन नागौर में महिलाएं हुक्का पी रही और हुक्का पीते पीते क्या कर रही है? संगीत सुन रही है। बैठी बैठी आराम से छाया में बैठी बैठी, गर्मी का समय है, छाया में बैठी बैठी हुक्का पी रही है और संगीत सुन रही। देखो यूनिक है कि नहीं है? इस चित्रशैली की चारों बातें यूनिक है। चारों ही बातें। हल्के रंगों का इस्तेमाल नागौर चित्रशैली में, तैराकी मुद्रा में नागौर चित्र, सारी महिलाएं वृद्धावस्था नागौर चित्रशैली में, और संगीत सुनते हो हुक्का पीते नागौर चित्रशैली में। याद करना, एग्जाम में प्रश्न बड़ी चित्रशैली से ज्यादा छोटी से भी आ जाता है। याद करके जाना, चार चित्र, हल्के रंग, हुक्का पीते, संगीत सुनना, वृद्धावस्था और तैराकी चित्रण कहां? नागौर में हुआ है। ठीक है, लिख लीजिएगा। फिर आगे बढ़ता हूं। लिखा सबने? समझ में आया? अब बात करता हूं मैं अजमेर चित्रशैली की। मारवाड़ की एक और उप चित्रशैली है अजमेर, उसकी चर्चा करते हैं। अजमेर चित्रशैली, हेडिंग डालेगा अजमेर। यह भी एक छोटी सी चित्रशैली है। अजमेर चित्रशैली की बात करते हैं, मारवाड़ स्कूल के अंतर्गत ही आती है। अजमेर की बात करते हैं। अजमेर चित्रशैली देखेंगे तो यहाँ चित्रकार आपको मुस्लिम मिलेंगे। पहली विशेषता, जैसे हम बीकानेर चलेंगे, कल बीकानेर चलेंगे, वहां पर दो प्रकार के चित्रकार मिलेंगे बीकानेर में। अभी समय मिला तो भी बोलूंगा मैं। बीकानेर चित्रशैली में
दो परिवारों का योगदान बीकानेर चित्रशैली पर रहा है। एक परिवार है मुस्लिम परिवार जिसको हमने कहा है उस्ता परिवार, और दूसरा है हमारा मथेरना परिवार। मतलब मुस्लिम चित्रकार और जैन चित्रकार, मुस्लिम चित्रकार और जैन चित्रकार कटे हैं बीकानेर में, और अजमेर में ओनली फॉर सारे मुस्लिम चित्रकार। प्रश्न पूछे कि किस चित्रशैली में सर्वाधिक मुस्लिम चित्रकार हुए हैं, तो बीकानेर चित्रशैली में सर्वाधिक मुस्लिम चित्रकार हुए। अभी बात कर लेते हैं, इसमें भी सर्वाधिक, इसमें भी मुस्लिम चित्रकार, लेकिन यहाँ पर मुस्लिम चित्रकार में दो महिला चित्रकार हुई है, दो महिला। जैसे नाथद्वारा में ठीक नहीं थी दो महिला, ठीक कौन कौन सी महिला, कमलाबाई और इलायची बाई। लोंग देवी अदरक देवी नहीं थी, कमलाबाई और इलायची बाई थी। उसी प्रकार से अजमेर चित्रशैली में दो महिला मुस्लिम चित्रकार, उष्णा और साहिबा। कौन थी, उष्णा और साहिबा। रट्टा करके जाएगा लाडलो और लाडलियों, एग्जाम आने की संभावना रखता है। ठीक है, हाँ बेटा। उसके अलावा इस अजमेर चित्रशैली में और क्या विशेष दिखा, हाथों में मेहंदी का चित्रण दिखाया गया। ये इतनी इतनी हमारी दुल्हन की मेहंदियां, ये इतनी इतनी बड़ी हुई मेहंदियां, यो ऐसा चेहरा नहीं है, केवल हाथ की मेहंदियों का चित्रण। आपको इतना आधा हाथ, यहाँ तक हाथ दिखाया गया। आपने देखा होगा दुल्हन के जब भी हम मेहंदी लगवाते हैं तो एक साइड में यहाँ पर एक छोटा सा दिल बना दिया जाता है ना, और उस दिल में दुल्हन के होने वाले फियोंसी का नाम लिखा जाता है, एच, क्या लिखते हैं, एच। और दुल्हन के भी हाथ में, राइट हैंड में भी, वहां पर भी एक दिल बना दिया है, वहां दुल्हन के हाथ में लिखा था एच और दूल्हे के हाथ में लिखा था एल। क्या लिखा गया, एल। और जैसे ही मिलाते एच एल, ऐसा दिखा जाता है ना। और दुल्हन के हाथ को यूं कर देते हैं तो एकदम दिल बना हुआ, दुल्हन यूं लेके फोटो खींच सकती। देखा होगा दुल्हन ने आजकल अलग अलग तरीके से वो फोटोग्राफर ही करते हैं। थोड़े समय तक शादी में काम किया, इसलिए ध्यान में। चलिए आओ बात करते हैं। लिखिएगा, सबसे पहले लिखिएगा चित्रकार। चित्रकार कहां कहां के चित्रकार, चित्रकार है हमारा अली बख्श। अली बख्श एक चित्रकार का नाम है। अगले का नाम है जूनी का चांद। जूनी स्थान है और चित्रकार का नाम क्या है, चांद, जूनी का चांद। फिर है सावर का तैयब। सावर स्थान है, ब्यावर में पड़ता है, सावर का तैयब, सावर का, हाँ जी, सावर का तैयब। जूनी का चांद, सावर का तैयब और अली बख्श, ये तीन प्रॉपर मुस्लिम चित्रकार। और इसके नीचे हम बात करें महिला चित्रकार की। महिला चित्रकार, तो महिला चित्रकार में आपको नाम मिलेगा उष्णा, उष्णा, और दूसरी है साहिबा, ओ साहिबा, ये उष्णा और साहिबा, ये दो महिला चित्रकार है। ठीक है, महिला चित्रकार। फिर बात करते हैं इसकी विशेषता की बात करें, दो ही विशेषता इस चित्र शैली में, दो ही विशेषता क्या है। जूनी के चांद ने एक चित्र बनाया जो दिखाया गया है, जूनी के चांद द्वारा, जूनी के चांद द्वारा एक वहां के राजा थे अंकित राजा पाबूजी, अंकित राजा पाबूजी। पाबूजी, पाबूजी लोग देवता नहीं है, ये राजा है उस क्षेत्र के। जूनी के चांद द्वारा अंकित राजा पाबूजी का व्यक्ति चित्र बनाया गया, व्यक्ति चित्र बनाया गया, व्यक्ति चित्र बनाया गया, पहला पॉइंट। सेकंड, चित्रों में विशेष, चित्रों में विशेष हाथों में मेहंदी, हाथों में मेहंदी लगे का चित्रण किया गया है, चित्रण किया गया। हाथों में मेहंदी कहां दिखती है, ये और छोटा सा आपको प्रश्न कहीं पूछ ले, छोटी चित्र से छोटी छोटी बातें कहीं कहीं आ जाती। तो हाथों में मेहंदी लगा चित्र आपको कहां मिलता है, अजमेर में। नायिका तैरते हुए कहां दिखाई गई है, नागौर में। वृद्धावस्था कहां है, नागौर में, ठीक है। और हुक्का पीते संगीत सुनते नागौर में। हल्के रंग नागौर में, विभिन्न प्रकार के रंग जैसलमेर में। यूं याद कर दो, मुम्बई दीदी का चित्रण जैसलमेर में है, लिख लीजिएगा। अब मारवाड़ स्कूल की दो बड़ी बड़ी चित्रशैलियां और है जिसकी पूरी जान बाकी है। अभी समय है 10 मिनट में आपको
बीकानेर चित्रशैली के बारे में छोटा सा समझाऊंगा, ये लिख लीजिएगा, लिखाऊंगा तो सही, सिर्फ ओनली पर आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ये नोट कर लीजिएगा, उसके बाद बात करते हैं। पेन रख लिया है, मतलब लिखाऊंगा नहीं, लिख लीजिएगा। और 10 मिनट तक आपके सामने एक लेक्चर दिया जाएगा बीकानेर की ओर, ठीक है? चले वीडियो, चलिए, है चला, चलो ये लिखा बेटा, सुनिएगा। बीकानेर चित्र से जाना नहीं है, ए बेटा जाना नहीं है, वो हिलना भी नहीं है, हिलना हो हिलो नहीं। मेरा एक असूल है कि समय पे क्लास में आना और समय पर क्लास से निकल जाना, 1 मिनट भी कम नहीं पढ़ाना, 1 मिनट भी ज्यादा नहीं पढ़ाना, क्योंकि पेमेंट पूरा एक घंटे का, मतलब 1 घंटे तक पढ़ाने का प्रयास करता हूँ। आपके सामने सर की क्लास से पहले आ जाता हूँ, जब वो क्लास छोड़ते उससे पहले, क्योंकि मेरा एक असूल रहा है हमेशा, दादाजी ने यही कहा है। हम बात करते हैं बीकानेर चित्रशैली की। सबसे पहले बात करें बीकानेर चित्रशैली का जो विकास काल या प्रारंभिक विकास की बात करें तो बीकानेर के महाराजा राय सिंह का शासनकाल बीकानेर चित्रशैली का प्रारंभिक काल कहलाता है। राय सिंह के समय से बीकानेर चित्रशैली उद्भूत हो गई और प्रारंभिक से वो चित्रशैली मार्केट बनना चालू हो गई। लेकिन बीकानेर चित्रशैली का स्वर्णिम काल की बात करते हैं तो बीकानेर चित्रशैली का स्वर्णिम काल कहलाता है हमारा महाराजा अनूप सिंह का शासन। कौन सा? महाराजा अनूप सिंह का शासन बीकानेर चित्रशैली का स्वर्णिम काल में कहलाता है। इस चित्रशैली में भी पीले रंगों का इस्तेमाल सबसे ज्यादा हुआ है, जैसे जोधपुर में भी पीला रंग है, देवगढ़ में भी पीला रंग है और बीकानेर में भी पीला रंग है। याद रखना, बीकानेर चित्रशैली में भी चित्रकारों ने पीले रंग का इस्तेमाल ही किया है। वृक्ष की बात करें पृष्ठभूमि में तो आम वृक्ष को चित्रित किया। किसको? आम। जोधपुर में भी आम था, बीकानेर में भी आम है। जोधपुर में भी पीला रंग है, बीकानेर में भी पीला रंग है। 1-2 सेकंड है ना। फिर बात करते हैं पशु पक्षी की। कुत्ते के अलावा बीकानेर में सब चित्रित हुए हैं। अब कुत्ते के अलावा का मतलब हुआ जोधपुर में कुत्ता रह गया, बाकी सब बस में चढ़कर बीकानेर आ गए। मतलब ऊंट, घोड़ा, कौवा, चिल। जोधपुर में क्या था? ऊंट, घोड़ा, कुत्ता, कौवा, चिल था। जोधपुर में ऊंट, घोड़ा, कुत्ता, कौवा, चिल। तो कुत्ता जो था वो जोधपुर ही रह गया, बाकी चारों चीज जने पशु पक्षी गाड़ी में बैठकर जोधपुर से बीकानेर आ गए। कौन कौन आ गए? ऊंट, घोड़ा, कौवा, चिल। कुत्ता कहां गया? जोधपुर ही रह गया। समझ में आया? चलिए बात करते हैं इसके प्रमुख चित्रकार की। जोधपुर चित्रशैली में बीकानेर चित्रशैली में 2 परिवार का प्रमुख योगदान रहा है। पहला परिवार कहलाता है उस्ता परिवार। उस्ता परिवारों ने ऊंट की खाल पर सोने का सूक्ष्म चित्रांकन किया है। उस्ता परिवार ने ऊंट की खाल को इतना पीटा गया वो पारदर्शी हो गई। खाली क्या हो गई? पारदर्शी, आर पार हो गई। उस खाल पर सोने का सूक्ष्म चित्रांकन किया गया। वह कला वैसे मूलवती कला कहलाती। क्या कहलाती है? मूलवती कला। लेकिन उसका परिवार द्वारा करने का इसको उसका परिवार की कला कहते हैं। अब इसके चित्रकार कौन है? रुकनुद्दीन। कौन है बेटा? रुकनुद्दीन और अली रजा। 2 ये ऐसे चित्रकार है जिसे महाराजा अनूप सिंह लाहौर से मुगल शैली के चित्रकार थे, जो लाहौर से लेकर आए वो बीकानेर में रखकर उन्होंने चित्र बनाए। अतः इन दोनों को उस्ताद कहा गया। क्या कहा गया? उस्ताद। प्रश्न पूछेगा राजस्थान की कौन सी चित्रशैली है जिसके चित्रकारों को उस्ताद कहा जाता? उस्ताद का बीकानेर। और कौन से चित्रकार? रुकनुद्दीन और अली रजा। कौन से हैं? रुकनुद्दीन और अली रजा। इसके अलावा कौन है? कायम खां, हसन राजा। कायम खां, हसन राजा, शाह मोहम्मद, नूर मोहम्मद। शाह मोहम्मद, नूर मोहम्मद, हसन राजा, कायम खां और हिस्सामुद्दीन उस्ताद। कौन है? हिस्सामुद्दीन उस्ताद। ये सारे मुस्लिम चित्रकार है। ये चित्रकार चित्र बनाने के बाद अपना नाम और तिथि अंकित किया करते थे। कौन से? मुस्लिम चित्रकार। राज्य की चित्रशैली बीकानेर, जिसके चित्रकार मुस्लिम, और मुस्लिम चित्रकार अपने चित्र बनाने के बाद अपना नाम और तिथि अंकित किया करते। दूसरा परिवार कहलाता मथेरना परिवार। मथेरना परिवार के चित्रकार कौन? मुन्नालाल। मुन्नालाल मुकुंद, मुन्नालाल मुकुंद और जय किशन, चंदूलाल और राम किशन। मुन्नालाल, मुकुंद, जय किशन, राम किशन और चंदूलाल। कौन है ये? मथेरना परिवार के कलाकार। मथेरना कला क्या है? पारंपरिक जैन मिश्रित
राजस्थानी शैली के चित्र बने। कौन से? पारंपरिक जैन मिश्रित राजस्थानी शैली के चित्र दीवारों पर बने। कहां पे बने हैं? दीवारों पर बने। ये चित्रण हमारा बीकानेर का मैथना परिवार करता है। दो परिवार, उसका परिवार और मैथना परिवार कहलाया। समझ आया? ये हमारी बीकानेर की प्रमुख प्रमुख विशेषताओं में कहलाता है। महाराजा राय सिंह के समय प्रारंभिक चित्र बना था भागवत पुराण का। प्रश्न ये भी पूछते हैं बीकानेर चित्रशैली का पहला चित्र कौन सा बना? तो भागवत पुराण ग्रंथ का बना है। ये हमारे बीकानेर चित्रशैली की जानकारी। बाकी की जानकारी हम आने वाली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, शाम मिला दे। क्या बात है दीदिया, सब समझ गए इस बात को। धन्यवाद।